नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई कई लोगों की जिंदगी को या कम से कम सोचने के तरीके को तो बदला ही है। रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी हाँ 1997 में आई थी, पर मुझे लगता है आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ बिल्कुल। और इसकी कहानी भी काफी नाटकीय है। जूलियन मेंटल नाम का एक किरदार है, हाँ, एक बहुत ही सफल हाई प्रोफाइल वकील। जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और वो शानदार फरारी भी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कोर्ट रूम में बहस के बीच ही उसे दिल का दौरा पड़ जाता है सोचिए। और बस वहीं से उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। एकदम वो अपनी वो कीमती फरारी और बाकी सारा आलीशान सामान बेच देता है सब कुछ। और निकल पड़ता है भारत, हिमालय की ओर, जीवन का असली मतलब ढूंढने। ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरी तरह से काया पलट की कहानी है। तो आज हम इसी बदलाव, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी और इससे मिलने वाले जो सबक हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो अंतर्दृष्टि है, उसे समझें और देखें कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। हमने इसके लिए कई रिव्यूज, एनालिसिस, उन सबको देखा है, पढ़ा है। हाँ जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जूलियन मेंटल की इस यात्रा और उसके ज्ञान के खजाने में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहले अगर किताब की बनावट, उसकी स्टाइल पर गौर करें तो ये एक दृष्टांत कथा है, पैराबल जैसे कहते हैं। अच्छा। मतलब एक कहानी के जरिए जीवन के सिद्धांत सिखाए गए हैं। ये तरीका तो बहुत पुराना है पर आज भी बहुत असरदार है। हाँ, और मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि सारे सबक जूलियन और उसके एक पुराने दोस्त जॉन, उनके बीच की बातचीत से निकलते हैं। हाँ तो ये कोई लेक्चर जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको कुछ समझा रहा हो। बिल्कुल, एक कैजुअल बातचीत की तरह। और इसमें ना भारतीय आध्यात्मिकता और जो वेस्टर्न प्रैक्टिकल सोच है, उसका एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर मिलता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि क्यों करना है, इस पर भी जोर देता है। सही। और इसी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो है वो 7 शाश्वत गुण या सिद्धांत कह लीजिए, जिन पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। 7 गुण? हाँ, ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि जीने के तरीके हैं, एक तरह से लाइफ प्रिंसिपल्स। तो आइए एक एक करके इन 7 गुणों को समझते हैं। पहला गुण है अपने मन पर महारत हासिल करें, मास्टर योर माइंड। हाँ जी। सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर शायद करने में उतना ही मुश्किल। निश्चित रूप से ये आसान नहीं है। इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारे अंदर के विचारों का ही आईना है। अच्छा। तो सकारात्मक सोच विकसित करना, अपने मन को अनुशासित रखना और जो सेल्फ डाउट होता है, आत्मसंदेह, उसे खत्म करना, ये सब इसी गुण का हिस्सा है। किताब ये कहती है कि हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर हम उन्हें काबू में नहीं रखते तो वो हमें काबू करने लगते हैं। लेकिन आजकल जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, 24 घंटे खबरें चलती रहती हैं, ऐसे में मन पर काबू रखना क्या और भी मुश्किल नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया है। और शायद इसीलिए किताब में जो तकनीकें बताई गई हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, हाँ, मानसिक चित्रण और नियमित ध्यान, मेडिटेशन, हाँ। वो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये सिर्फ शांत होने के तरीके नहीं है, बल्कि ये एक तरह से मेंटल शील्ड बनाने जैसे हैं, जो हमें बाहरी शोर से बचाते हैं, फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। ये अपने मन का बगीचा तैयार करने जैसा है ना, जहां हम चुनते हैं कि कौन से विचार पनपेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अपने मन का बगीचा, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। चलिए अब दूसरे गुण पर आते हैं। अपने उद्देश्य का पालन करें, फॉलो योर पर्पस, मतलब जीवन का लक्ष्य या धर्म खोजना। हाँ देखिए, ये सिर्फ कोई बड़ा सा लक्ष्य तय कर लेने की बात नहीं है, अच्छा। बल्कि उस लक्ष्य को अपने रोजमर्रा के कामों से जोड़ने की बात है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि जब हमारे पास एक साफ मकसद होता है, एक क्लियर पर्पस, तो छोटे छोटे काम भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। हाँ। ये हमें सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह देता है, जो सिर्फ सैलरी चेक से कहीं बढ़कर होती है। कई बार लोग उद्देश्य को किसी बहुत बड़ी चीज से जोड़ लेते हैं, जैसे दुनिया बदलना या कुछ ऐसा। पर क्या किताब इसे ज्यादा पर्सनल लेवल पर भी देखती है? हाँ बिल्कुल, किताब इसे दोनों लेवल्स पर देखती है। आपका उद्देश्य दुनिया बदलना भी हो सकता है, या फिर अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना, या अपनी कला को बेहतर बनाना। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। जरूरी यह है कि वो उद्देश्य आपके लिए सच हो, ऑथेंटिक हो और आपको अंदर से मोटिवेट करें, और फिर जुनून के साथ उस रास्ते पर चलना, ये जानते हुए कि छोटे छोटे लगातार कदम ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं।
ठीक है। तीसरा गुण है काइजन का अभ्यास करें, प्रैक्टिस काइजन। ये एक जापानी शब्द है हाँ, काइजन। जिसका मतलब है निरंतर सुधार, लगातार बेहतर होते जाना। सही कहा। काइजन का सिद्धांत यही कहता है कि हमें कभी भी सीखना और बेहतर बनना बंद नहीं करना चाहिए। ये परफेक्शन की तलाश नहीं है। अच्छा। ये प्रोग्रेस की प्रक्रिया है। इसमें लगातार खुद को चैलेंज करना और अपने कंफर्ट जोन से, आराम के दायरे से बाहर निकलना शामिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये लगातार सुधार का जो प्रेशर है, ये कभी-कभी थकाऊ नहीं हो सकता या बर्नआउट का कारण नहीं बन सकता कि हमेशा और बेहतर और बेहतर? ये चिंता वाजिब है। बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन किताब में काइजन का मतलब शायद वो जुनूनी परफेक्शनिज्म नहीं है। ओके। बल्कि इसका मतलब है सतत, छोटे और सस्टेनेबल सुधार। धीरे धीरे अपने स्किल्स बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, पर्सनल ग्रोथ करना, खुद को तोड़ना नहीं। अच्छा, मतलब बैलेंस के साथ। हाँ, संतुलन के साथ विकास। और यही शायद किताब का एक सेंट्रल मैसेज भी है। समझ गई। चौथा गुण है अनुशासन के साथ जिएं, लिव विद डिसिप्लिन। और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि सेल्फ कंट्रोल को स्थायी खुशी की चाबी बताया गया है, जबकि अक्सर लोग अनुशासन को एक बंधन की तरह देखते हैं। हाँ, और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है कि असली अनुशासन आजादी लाता है। आजादी कैसे? बुरी आदतों से आजादी, अपने आवेगों, इम्पल्सेस से आजादी, लक्ष्यहीनता से आजादी। अच्छा। इसके लिए किताब में प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे एक मजबूत सुबह की दिनचर्या बनाना, जल्दी उठना, जिसे किताब में द आवर ऑफ पावर कहा गया है। हाँ, सुना है। और अपने समय का सोच समझकर इस्तेमाल करना। ये विल पावर को, इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह देखता है, जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। और ये हमें सीधे 5वें गुण पर ले आता है, अपने समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर टाइम। इसे जीवन का सबसे कीमती और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। बिल्कुल। जो एक बार गया वो गया। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, तो फिर ये प्रायोरिटीज की बात है, प्राथमिकताओं की। किताब हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर कम जरूरी चीजों के पीछे अपना सबसे कीमती खजाना यानी समय बर्बाद कर देते हैं। इसका निचोड़ है ना कहना सीखना, उन चीजों को मना करना जो हमारे उद्देश्य या हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाती, ताकि हम उन चीजों के लिए हाँ कह सकें जो वाकई में मायने रखती हैं। ये मुश्किल होता है ना कहना? बहुत मुश्किल, लेकिन जरूरी है। ये बस पैसा कमाने की अंधी दौड़ के बजाय एक सार्थक जीवन जीने पर जोर देता है। ठीक है। छठा गुण है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। ये विचार तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, और किताब इसे सच्ची खुशी और संतुष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स मानती है। कैसे? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ पॉजिटिव योगदान देते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हाँ, तो हमें एक गहरा मतलब, एक कनेक्शन महसूस होता है। दया, करुणा, सेवा, ये हमारी अपनी आत्मा को भी पोषण देते हैं। ये लेने के बजाय देने की खुशी पर फोकस करता है। और आखिर में 7वां गुण, वर्तमान को अपनाएं, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, यानी अभी में जीना, माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये शायद सुनने में सबसे आसान लगता है, पर है सबसे मुश्किल। शायद। हमारा मन अक्सर या तो अतीत के पछतावों में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी तो इसी पल में है, वर्तमान क्षण में। सही बात है। इस पल को पूरी तरह से जीना, उसका अनुभव करना, छोटी छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढना और हर दिन को एक तोहफे की तरह देखना, वही असली जीना है। बदल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस पर बात करें कि ये किताब आखिर पढ़नी किसे चाहिए, मतलब कौन है वो लोग जिनके लिए ये खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है, इसकी खासियत क्या है? देखिए, पहली खासियत तो इसकी सादगी है, सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी। मतलब कहानी के रूप में होने की वजह से ये मुश्किल विचारों को भी बहुत आसानी से समझा देती है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि करने लायक कदम बताती है। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, जर्नल लिखो, एक्शन ओरिएंटेड है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इसमें वो ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न प्रोडक्टिविटी का अच्छा बैलेंस है। हाँ, भारतीय दर्शन और मॉडर्न प्रोडक्टिविटी आइडियाज, ये इसे ग्लोबल अपील देता है। स्रोत बताते हैं कि ये कई अलग अलग तरह के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट्स,
और यंग अडल्ट्स जो करियर, पढ़ाई और जिंदगी के बड़े सवालों में उलझे हैं। हाँ, उन पर आजकल प्रेशर भी बहुत होता है। बिल्कुल। तो ये किताब उन्हें कम उम्र में ही फोकस, अनुशासन और जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने में मदद कर सकती है। उन्हें बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक सफलता पर ध्यान देना सिखा सकती है। और कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स, खासकर वो जो कॉर्पोरेट जगत की चूहादौड़ में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तनाव में हैं, पैसा तो कमा रहे हैं पर अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। ये किताब उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा और मन की शांति के बीच एक संतुलन बनाने का रास्ता दिखा सकती है। और जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प में रुचि रखते हैं, हाँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट सीकर्स, जिन्हें पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडफुलनेस, प्रोडक्टिविटी हैक्स वगैरह पसंद है, उन्हें इसमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे। जैसे वो जल्दी उठना, ध्यान, जर्नलिंग। बिल्कुल। फिर वो लोग जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं या जीवन में ज्यादा गहरे अर्थ की तलाश में हैं, उनके लिए जूलियन की कहानी प्रेरणा बन सकती है। हाँ, उसका वो बर्नआउट से एनलाइटनमेंट तक का सफर उन्हें इंस्पायर कर सकता है। और सच कहूं तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा व्यस्त महसूस कर रहा है, तनाव में है, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, कलाकार हो या घर संभालने वाला व्यक्ति, अच्छा, ये किताब एक तरह से हौले से याद दिलाती है कि भाई रफ्तार थोड़ी धीमी करो, जिंदगी को थोड़ा सरल बनाओ और वर्तमान पल का आनंद लो। तो संक्षेप में कहें तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? उद्देश्य की स्पष्टता, बेहतर फोकस। हाँ, उद्देश्य की स्पष्टता, बेहतर फोकस और टाइम मैनेजमेंट, अंदरूनी शांति, ज्यादा स्थायी खुशी और वो काइजन वाली मानसिकता, यानी निरंतर विकास करते रहने की सोच, ये सब संभावित लाभ हैं। ये एक तरह से जैसे अपने जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना हुआ, ताकि आप ज्यादा असरदार तरीके से और ज्यादा खुशी से जी सकें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इस किताब की कोई आलोचना या सीमाएं भी हैं? क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए परफेक्ट तो नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। कुछ आलोचनाएं भी हैं इसकी, जैसे कुछ पढ़ने वालों को ये किताब थोड़ी ज्यादा ही सरल लग सकती है या इसके संदेश थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं। अच्छा, रेपिटेटिव। हाँ, क्योंकि ये अपने मुख्य सिद्धांतों को बार बार जोर देकर कहती है ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं, पर कुछ लोगों को ये रेपिटेशन लग सकता है। और शायद कहानी कहने का तरीका। हाँ, वो भी। कुछ लोगों को ये एक ट्रेडिशनल नॉवल जैसी कम और एक सेल्फ हेल्प गाइड जैसी ज्यादा लग सकती है। मतलब अगर कोई बहुत गहरी साहित्यिक कहानी या कैरेक्टर डेवलपमेंट ढूंढ रहा तो है, शायद उससे थोड़ी निराशा हो। इसका मेन फोकस कहानी से ज्यादा सबक सिखाना है। ये समझना जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत इसे कैसे देखते हैं? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कुल मिलाकर स्रोत इसे बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। इसे 5 में से औसतन 4.5 स्टार जैसी काफी ऊंची रेटिंग मिली है ज्यादातर जगहों पर। वाह। इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल कहा गया है, एक जगाने वाली पुकार। वेकअप कॉल किस चीज से जगाने वाली? वो जो मटेरियलिज्म की अंधी दौड़ है उससे। ये याद दिलाती है कि जीवन का असली मूल्य महंगी चीजों या ऊंची पोजीशंस में नहीं है, बल्कि संतुलन में है, शांति में है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है और सार्थक रिश्तों में है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी बताया गया है जो महसूस करते हैं कि वो सिस्टम में फंस गए हैं, जिसे हम रैट रेस कहते हैं। रैट रेस। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कह सकते हैं? मेरे लिए तो ये किताब बैलेंस और मीनिंग खोजने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है, वो भी एक दिलचस्प कहानी के जरिए। मैं सहमत हूं। ये मुश्किल लाइफ फिलॉसफी को रोजमर्रा की भाषा में ले आती है, जो इसकी बड़ी खूबी है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, एक सवाल उठता है। क्या सवाल? जूलियन मेंटन ने तो सचमुच अपनी फरारी बेच दी और हिमालय चले गए। एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम कदम था। हाँ, जो शायद हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं और शायद जरूरी भी नहीं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, ये जो हमेशा कनेक्टेड रहने वाली डिजिटल दुनिया है, क्या हमें वाकई सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर जाने की जरूरत है? या फिर अपनी फरारी बेचना हर इंसान के लिए एक शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर? मेटाफर? किस तरह का मेटाफर? शायद इसका मतलब है उन चीजों को छोड़ना, उन आदतों को या उन सोच को भी जो हमें उन चीजों से दूर रखती हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे अपने लोग, हमारी अंदर की शांति, हमारा उद्देश्य। हर किसी की जिंदगी में वो फरारी कुछ अलग हो सकती है। अच्छा। हाँ, शायद किसी के लिए वो बहुत ज्यादा काम करना हो, किसी के लिए सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, किसी के लिए नेगेटिव सोच हो, या सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागना हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी फरारी है जिसे बेचने या छोड़ने से हम ज्यादा संतुलित, ज्यादा सार्थक जीवन जी सकते हैं। ये सवाल शायद किताब पढ़ने के बाद भी हमारे साथ रहता है और हमें सोचना चाहिए।